हेलो, गुड इवनिंग क्लास 9th। हाँ जी बच्चे, कैसे हैं बेटे? सभी ठीक हो बेटे सब? तो बच्चे पढ़ाई कर रहे हो? तो बेटे हमने सेल चैप्टर, जैसे कि आपको बताइए, हमने सेल चैप्टर हम स्टार्ट किया हुआ था हमने पहले से ही। तो बच्चे वो अब एंड होने वाला है, ये उसका बिल्कुल लास्ट लेक्चर है और हम जस्ट हमने एक ही टॉपिक हमारा बचा हुआ है। ठीक है, आपको पता है सबको सर, हमारी जो 6th सेल ऑर्गेनेली है दैट इज वैक्यूल। ठीक है, तो 6th सेल ऑर्गेनेली भी बेटे आज हम कर ही लेते हैं। ठीक है, तो वो भी खत्म हो जाएगी। तो जल्दी से ना पहले वैक्यूल करते हैं, उसके बाद में सारी बातें आपको बताता हूँ। ठीक है, पहले वैक्यूल कर लेते हैं, उसके बाद कुछ बातें भी करेंगे आज। ठीक है, क्योंकि ये अपना छोटा सा टॉपिक एक बचा हुआ है बस। ठीक है, तो पहले इसी को खत्म करते हैं बेटे। इससे पहले हम 5 सेल ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी है 5 सेल ऑर्गेनेली? कौन कौन सी बताओ जरा। एक तो बेटे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सेकंड वन क्या थी? गोल्गी अपरेटस। थर्ड वन क्या थी? लाइसोसोम्स। फोर्थ माइटोकॉन्ड्रिया। फिफ्थ प्लास्टिड। तो ये 5 सेल ऑर्गेनेली बेटे हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो उसके बाद जो बच्चे 6th सेल ऑर्गेनेली आती है, सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती है? सबकी सब मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल ऑर्गन्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ठीक है, और बेटे दे परफॉर्म सेवरल फंक्शंस, वो अपने अपने कुछ स्पेसिफिक सेवरल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं सेल के लिए, अलग अलग टाइप के फंक्शन परफॉर्म करते हैं सेल के लिए। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहले जरा बात करेंगे वैक्यूल के बारे में, जो अपने पास 6th सेल ऑर्गेनेली है वैक्यूल। ठीक है बेटे, तो जो ये 6th सेल ऑर्गेनेली जो है बच्चे वैक्यूल, पहले तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। देखो पहली चीज क्या है कि सर ये भी मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, लेकिन क्या होते हैं इनका भी स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर, क्या लिखा मैंने यहाँ पर? ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे सैक है? ये स्टोरेज सैक है। स्टोरेज सैक का मतलब क्या है कि इनका फंक्शन यहाँ से सर डिफाइन हो रहा है ना। ये कुछ स्टोरेज सैक होते हैं। स्टोरेज का मतलब क्या होता है कि कुछ मटेरियल्स को, कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस को सेल के लिए स्टोर करते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जो ये स्टोर करते हैं, वही वैक्यूल का फंक्शन होता है बेटे। तो कोई आपसे पूछे कि सर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वैक्यूल, जो कि पेपर में काफी बार पूछा जाता है आपके पेपर में, तो आप है ना सिंपल लैंग्वेज में ये बताएंगे सर जो वैक्यूल्स होते हैं ना, ये स्टोर करते हैं। दे स्टोर्स, क्या क्या चीजें स्टोर करते हैं? सबसे पहली चीज सर आप ये बताएंगे सर सबसे पहली बात सर वो वाटर स्टोर करते हैं। पहली चीज ध्यान से देखेंगे बेटे, वाटर मैंने ये लिखा हुआ है WATER। ठीक है, सेकेंड वन और क्या स्टोर करते हैं सर? अमीनो एसिड्स। क्या स्टोर करते हैं? अमीनो एसिड्स। और क्या स्टोर करते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, ये दोनों एसिड्स हैं। एसिड्स मतलब केमिकल सब्सटेंसेस है। ऑर्गेनिक एसिड्स उन्हें कहते हैं बच्चे विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पता होंगे सर, जो लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड होता है तो वो एक ऑर्गेनिक एसिड होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स उन्हें कहते हैं विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे कि लेमन के अंदर बेटे सिट्रिक एसिड होता है, जिसके कारण उसका जो टेस्ट है वो खट्टा होता है, सोर इन टेस्ट होता है। ठीक है, अच्छा तो ये क्या करते हैं? पहली चीज क्या स्टोर करते हैं? वाटर स्टोर करते हैं। वैक्यूल, वैक्यूल स्टोर्स वाटर, वैक्यूल स्टोर्स अमीनो एसिड, वैक्यूल स्टोर ऑर्गेनिक एसिड। और क्या स्टोर करते हैं वैक्यूल? वैक्यूल स्टोर शुगर। बेटे ये क्या स्टोर करते हैं? और शुगर स्टोर करते हैं सेल के अंदर। ठीक है, और क्या स्टोर करते हैं? लास्ट वन प्रोटीन्स। क्या स्टोर करते हैं? प्रोटीन्स। तो बेटे कुल मिलाकर है ना, ये आप लोगों ने 5 बातें हैं। पहली चीज वाटर, सेकंड वन अमीनो एसिड्स, थर्ड वन ऑर्गेनिक एसिड्स, फोर्थ वन शुगर और फिफ्थ वन प्रोटीन्स। तो बेटे ये बात आपने ध्यान रखनी है। पहली फिर से रिपीट कर लेंगे, खुद भी बोल लेंगे, आप लोग सभी बोलेंगे। सर पहली चीज क्या बताई मैंने? वाटर, फिर अमीनो एसिड्स, फिर ऑर्गेनिक एसिड्स, फिर उसके बाद बताओ जल्दी से, अमीनो एसिड्स हो गए, ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए, वाटर हो गए, उसके बाद क्या? शुगर, शुगर के बाद प्रोटीन्स। ठीक है, तो बेटे ये 5 चीजें जो है वो वैक्यूल स्टोर करते हैं। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, और क्या फंक्शन करते हैं सेल के अंदर ये? बेटे ये हेल्प्स इन एक्सपेलिंग एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल। इस बात को जरा मैं समझाना चाहूंगा बेटे, एक्सपेलिंग एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल, इसका मतलब क्या है बेटे? देखो मान लीजिए सेल के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर अंदर कलेक्ट हो गया, उसके साइटोप्लाज्म में काफी अमाउंट ऑफ वाटर इकट्ठा हो गया। ठीक है, अब उस वाटर को जगह नहीं मिल रही। ठीक है, वो साइटोप्लाज्म में ज्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करेगा? वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर होने के चांसेस होंगे। तो जब सेल के अंदर सेल जब वाटर ज्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो जो ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर हो जाता है सेल के अंदर बेटे, तो उस एक्सेस ऑफ वाटर को ये वैक्यूल क्या करते हैं? वैक्यूल अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं उस एक्सेस ऑफ वाटर को, और अपने अंदर भी स्टोर करेंगे तो वैक्यूल भी थोड़ा क्या हो जाएगा? स्वेलअप हो जाएगा। फिर वो क्या करेंगे? धीरे धीरे वैक्यूल उनको स्टोर करके रखेंगे,
और जब भी उनको मौका मिलेगा, जब भी कुछ कंडीशंस फेवरेबल होंगी, वो चुपचाप से उस वैक्यूल के अंदर जो एक्सेस ऑफ वाटर स्टोर था, कुछ तो बाद में जब जरूरत होगी सेल को तो उसको सप्लाई कर देंगे, वरना एक्सेस ऑफ वाटर को वो क्या करते हैं, सेल से बाहर भी कर देते हैं, सेल से बाहर उसको निकाल देते हैं, अपने अंदर स्टोर रखेंगे, और जब ज्यादा ही हो जाएगा वैक्यूल के अंदर भी तो भी वैक्यूल के थ्रू फिर वो सेल के बाहर निकल जाता है। एक्सपेलिंग का मतलब होता है बेटे, मैंने बोला कि वैक्यूल्स हेल्प्स इन एक्सपेलिंग। एक्सपेलिंग का मतलब होता है रिमूव करना। क्या रिमूव करना? एक्सेस ऑफ वाटर। एक्सेस का मतलब क्या है? जो अमाउंट ऑफ वाटर जो ज्यादा हो जाता है, तो फिर जो ज्यादा अमाउंट है, जितनी जिस वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है सेल को, वो काफी अमाउंट में कलेक्ट हो गया अंदर, तो उस एक्सेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में कौन मदद करता है? वैक्यूल मदद करते हैं। तो हेल्प इन एक्सपेलिंग एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल। ठीक है, लास्ट बात बेटे, इनका एक फंक्शन और है, प्रोवाइड्स टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं ये क्या प्रोवाइड करवाते हैं? केवल प्लांट्स में ही प्रोवाइड करवाते हैं। क्या? टर्जिडिटी और रिजिडिटी। सर रिजिडिटी का मतलब सबको पता है सर, हार्डनेस। रिजिडिटी का मतलब क्या होता है कि ये प्लांट्स को हार्डनेस प्रोवाइड करवाते हैं, जिसकी वजह से वो काफी थोड़े हार्ड होते हैं। स्टेम्स हो गई, रूट्स हो गई, काफी हार्ड होती है ना बाहर से। तो रिजिडिटी किसके कारण होती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूल्स इन द सेल्स। ठीक है। दूसरी बात, टर्जिडिटी का मतलब क्या है? ये टर्जिडिटी वर्ड जो है ना, इसका मतलब समझना है मुझे। टर्जिडिटी किसे कहते हैं? कोई आपसे पूछेगा नहीं किसे कहते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, आप इसको लर्न करना है आपने। सर क्या? वैक्यूल्स प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू प्लांट्स। ठीक है। रिजिडिटी का मतलब हार्डनेस होती है। ठीक है। टर्जिडिटी का मतलब क्या होता है बेटे? देखो मैंने आपको बताया था, मान लीजिए कोई एक प्लांट है और उसके आसपास बहुत सारा पानी भरा हुआ है। ठीक है। बारिश के कारण उसके आसपास बहुत सारा पानी भर खड़ा हो गया, वहीं पे भर गया उसके आसपास। ठीक है। और वो प्लांट जो है क्या होगा, कुछ दिन तो उस पानी में खड़ा रहेगा, फिर कुछ दिन बाद क्या होगा, वो गिर जाएगा उसमें, क्योंकि जो बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाएगा उसके आसपास, वो बेचारा कितना वाटर लेगा। कुछ दिन बाद हम देखते हैं ना, पेड़ पौधे उसमें धीरे धीरे करके झुक के और गिर जाते हैं। ठीक है। वो खड़े नहीं रह सकते जब ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाएगा उसकी रूट्स के अंदर। ठीक है। तो क्योंकि रूट्स जो धीरे धीरे है ना, वहां से सोइल जो हटती चली जाती है और वो गिर जाता है। लेकिन उस टाइम पर क्या होता है, ये जो वैक्यूल जो है, जैसे ही प्लांट क्या करेगा, पानी, प्लांट है बेटे, प्लांट के नीचे क्या है, पानी भरा हुआ है। ठीक है। वो पानी रूट्स क्या करेंगी, एब्जॉर्ब करेंगी। ठीक है। या फिर स्टेम से एब्जॉर्ब करेंगी वहां से। तो जैसे जैसे वो एब्जॉर्ब करेंगी तो वो पानी कितना एब्जॉर्ब कर पाएंगे बताओ? एक प्लांट बेचारा कितना पानी एब्जॉर्ब कर पाएगा? लेकिन वो पानी जब वो एब्जॉर्ब करेगा ना, तो वो वैक्यूल वहां से उससे ले लेगा और वैक्यूल अपने अंदर स्टोर करता रहेगा उस पानी को, ताकि प्लांट जो है ना वो जल्दी से गिरे ना। यानी कि जो ये रिजिडिटी का मतलब क्या है कि जो वैक्यूल है ना बेटे, वो वाटर को स्टोर कर लेता है, एक्सेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के भी काम आता है और एक्सेस ऑफ वाटर को स्टोर करता भी है। तो उस वजह से ना प्लांट ज्यादा दिन तक उस पानी के अंदर स्टैंड अप रह सकता है, यानी कि उसके अंदर अपराइट रह सकता है, खड़ा रह सकता है, वो जल्दी से गिरेगा नहीं। तो उसको बोलते हैं टर्जिडिटी। ठीक है। तो ये इस बात को रिपीट करके फिर सुन लेना आप लोग। नेक्स्ट बेटे, जैसे कि अमीबा होता है। अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं बेटे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, मैंने आपको पहले भी समझाया था, आर नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इन सिंगल सेल, दैट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। लाइक जैसे कि कौन है? एग्जाम्पल कोई पूछे तो सर जैसे कि ये अमीबा हो गया। अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है बेटे। तो इसके अंदर क्या होता है, अमीबा के अंदर, अमीबा कैसे फूड लेता है देखना जरा ध्यान से। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये अपने पास अमीबा सेल था, ये सिंगल सेल है, ये इसके पास साइटोप्लाज्म है इसका, और ये सेंटर में न्यूक्लियस दिखा दिया। तो ये अपने पास फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको दिखाया सर, ये अपने पास अमीबा सेल है, सिंगल सेल। ठीक है। अब मान लीजिए ये पानी के अंदर, इसके बाहर सब जगह वाटर है। अमीबा सेल बेसिकली कहाँ होते हैं? वाटर के अंदर रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं। ठीक है। तो ये पानी था। अब यहाँ पर कोई फूड पार्टिकल है, ये क्या भाई, कोई छोटा सा फूड का टुकड़ा था, फूड पार्टिकल था। अब इस अमीबा सेल को न्यूट्रिशन करना है, यानी किसने खाना खाना है, अमीबा ने। तो ये क्या करेगा, ये अपने बाहर वाली जो इसकी मेम्ब्रेन थी उसको धीरे धीरे क्या करेगा, रप्चर करेगा और इलोंगनेट कर लेगा ऐसे। सबसे पहले अमीबा सेल क्या करेगा, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाते हैं, इनको क्या कहते हैं? सूडोपोडिया। ठीक है। अभी आगे चल के फिर से भी पढ़ाएंगे। तो अमीबा सेल क्या करता है, वैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्या बना लेता है? सूडोपोडिया। और इस फूड पार्टिकल को अपने अंदर एनगल्फ कर लेता है।
इस सूडोपोडियसिस को पहले तो क्या करेगा, चारों ओर से घेर लेगा, चारों ओर से इसको सराउंड कर लेगा। किसको सराउंड कर लेगा? फूड पार्टिकल को। फिर ये अपनी मेम्ब्रेन को यहाँ से ब्रेक करेगा और यहाँ से अपनी मेम्ब्रेन को ऐसे ज्वाइन कर लेगा। तो ये फूड पार्टिकल कहाँ चला गया? अमीबा सेल की बॉडी के अंदर चला गया, ठीक है। और साथ में इसके इस फूड पार्टिकल के आसपास का थोड़ा बहुत वाटर था ना, वो भी चला जाता है, तो ये पानी भी आ गया। तो बेटे ये जो वाटर भी थोड़ा बहुत एनगल्फ हुआ है, फूड पार्टिकल जो था वो वाटर में प्रेजेंट था, तो फूड पार्टिकल जब एनगल्फ किया बॉडी के अंदर तो साथ में वाटर भी थोड़ा बहुत उस फूड पार्टिकल के सराउंडिंग में वो भी चला गया अमीबा सेल के अंदर। तो ये वाटर प्लस में ये फूड पार्टिकल, इसके बाहर से एक फिर लेयर आ जाती है, इसी को हम कहते हैं फूड वैक्यूल। इसको हम क्या कहते हैं? अमीबा सेल का फूड वैक्यूल। तो आप ये कह सकते हैं सर ये जो वैक्यूल जो है अमीबा सेल के अंदर का जो वैक्यूल है वो क्या स्टोर करता है? फूड स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है? फूड स्टोर करता है। किसके अंदर फूड स्टोर करता है? अमीबा सेल में, ठीक है। तो अमीबा सेल के अंदर का वैक्यूल, ठीक है, फूड स्टोर करने के काम आता है। बोलो ये बात समझ में आ गई है? तो बेटे ये बात आप लोगों ने ध्यान करनी है। एक लास्ट बात वैक्यूल के बारे में और आपको बता दूं। सबसे पहले तो सर ये मेम्ब्रेन बाउंड स्टोरेज सैक होते हैं, 5 चीजें स्टोर करते हैं बेसिकली। सबसे पहला वाटर, दूसरा अमीनो एसिड्स, तीसरा ऑर्गेनिक एसिड स्टोर करते हैं, ठीक है। उसके अलावा शुगर स्टोर करते हैं और फिफ्थ वन क्या बताया मैंने? प्रोटीन स्टोर करते हैं। तो ये 5 चीजें स्टोर करते हैं। दूसरा फंक्शन क्या बताया? हेल्प्स इन एक्सपेलिंग एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट सेल्स। तो वाटर जो ज्यादा अमाउंट में जब इकट्ठा हो जाता है सेल के अंदर तो उसको वैक्यूल अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं और फिर उसको उस सेल से बाहर निकालने में भी मदद करते हैं, उसको बाहर रिमूव कर देते हैं, एक्सपेल कर देते हैं, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया सर? प्रोवाइड्स टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू प्लांट सेल। रिजिडिटी का मतलब हार्डनेस, टर्जिडिटी का मतलब जब किसी प्लांट के नीचे बहुत सारा पानी आकर इकट्ठा हो जाता है, जब कोई प्लांट जो है बेटे वो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर यदि खड़ा हुआ है, ठीक है, तो उस टाइम पर वो प्लांट को गिरने नहीं देते। ये वैक्यूल्स, उसके जो सेल्स के अंदर जो वैक्यूल्स हैं वो उसको टर्जिडिटी प्रोवाइड करवा देते हैं, हेल्प्स द प्लांट टू स्टैंड अपराइट इवन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, जब ज्यादा एक्सेस ऑफ वाटर होता है तब भी। नेक्स्ट बेटे लास्ट बात जो अब हमने पढ़नी थी, एक बार बताया सर अमीबा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? फूड वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब एक बात समझ रहा सर, ये मैंने यहां पर है ना ये प्लांट सेल बनाया, ठीक है, ये हमारे पास कोई प्लांट सेल था। अब ये जो प्लांट सेल है थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं। ये जो बेटे मैंने प्लांट सेल बनाया ये मैंने बनाया क्या? प्लांट सेल। बेटे इस प्लांट सेल के अंदर है ना मोस्ट ऑफ द पार्ट ऐसे ये वैक्यूल है, यानी कि एक प्लांट सेल के अंदर कम से कम 50% टू 90% वॉल्यूम, इस पूरे प्लांट सेल का 50 से यानी कि 50% से 90% जो स्पेस है ना, जो जगह है बेटे, वो वैक्यूल कवर करके रखता है। ज्यादातर प्लांट सेल में 50 टू 90% स्पेस अकेले वैक्यूल को चाहिए प्लांट सेल के अंदर। तो इसका मतलब जो न्यूक्लियस है प्लांट सेल का वो क्या सेंटर में आएगा? सेंटर में तो किसने स्पेस कवर कर लिया? वैक्यूल ने। तो प्लांट सेल के अंदर बेटे जरूरी नहीं है कि न्यूक्लियस सेंटर में हो, प्लांट सेल्स के अंदर न्यूक्लियस जो है ना वो इधर आ जाता है, फिर साइड में ये न्यूक्लियस आ गया ऐसे, तो ये न्यूक्लियस है। तो आप लोगों ने यहां से क्या सीखा सर कि इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स कवर्स कितना क्या कवर करता है? 50 टू 90% वॉल्यूम ऑफ ए प्लांट सेल्स, ठीक है। वैक्यूल जो सेल ऑर्गेनेली है वो प्लांट सेल्स के अंदर 50 टू 90% वॉल्यूम को कवर कर लेती है, जिसके कारण ड्यू टू विच जो न्यूक्लियस ऑफ प्लांट सेल्स, जो न्यूक्लियस होता है बेटे प्लांट सेल्स का, प्रेजेंट ऑन इन वन साइड इंस्टेड ऑफ सेंटर, ठीक है। जो न्यूक्लियस है बेटे वो सेंटर में प्रेजेंट होने की बजाय वो कहां प्रेजेंट होता है? आइदर साइड में, लाइक वो कुछ साइड में प्रेजेंट होता है, बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट न्यूक्लियस भी नहीं होता। लेकिन प्लांट सेल्स के अंदर ऐसा होता है, लेकिन एनिमल सेल्स के अंदर बेटे ऐसा नहीं होता। एनिमल सेल्स में स्मॉल साइज के वैक्यूल होते हैं, ठीक है। एनिमल साइज में स्मॉल साइज वैक्यूल होते हैं, प्लांट सेल्स में लार्ज साइज वैक्यूल होते हैं। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये देखो यहां पर लिखा हुआ है मैंने क्या, किस वैक्यूल्स जो होते हैं वैक्यूल्स स्मॉल इन साइज इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में तो कैसे साइज के होते हैं? स्मॉल साइज के, बट लार्ज साइज इन प्लांट सेल्स,
प्लांट सेल्स में कैसे होता है बेटे, लार्ज साइज के होते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे, तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। अच्छा बेटे एक है ना, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, ये नोट्स में भी मैं सेंड कर रहा हूँ। साथ में डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल। अब आप मुझे बताओ प्लांट सेल किसे कहते हैं। प्लांट सेल्स में आपको पता है सर, प्लांट सेल्स की जो साइज होता है वो बेटे ज्यादा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू एनिमल सेल। प्लांट सेल्स आर लार्जर इन साइज, ठीक है, और एनिमल सेल्स आर कंपेरेटिवली शॉर्टर स्मॉल इन साइज। समझ में आई बात। तो प्लांट सेल साइज में बड़ा होता है, एनिमल साइज में छोटा होता है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है सर, एक तो यही बता दो मुझे कि वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल, ठीक है, वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में तो क्या होता है, स्मॉल साइज में, और प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स क्या होते हैं, लार्ज साइज के होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या बताया, प्लांट सेल्स आर लार्ज इन साइज, और वैक्यूल्स भी उसमें क्या होता है, लार्ज साइज का ही होता है। दो तो ये हो गए। और एनिमल सेल में उल्टा हो जाएगा कि एनिमल सेल्स आर स्मॉल इन साइज और उनके वैक्यूल्स का साइज भी क्या होता है, स्मॉल होता है, ठीक है। थर्ड डिफरेंस आप मुझे बताओ, सेल वॉल। क्या सेल वॉल प्लांट और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होती थी? सेल वॉल इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, तो सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। थर्ड डिफरेंस हो गया। लास्ट क्लास में पढ़ी थी हमने फोर्थ सेल ऑर्गेनेल, प्लास्टिड्स फिफ्थ। इससे पहले वाली सेल ऑर्गेनेल कौन सी थी, प्लास्टिड। क्या प्लास्टिड एनिमल सेल्स में भी होती थी? प्लास्टिड्स भी ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। एनिमल सेल्स में क्या होती थी, एब्सेंट होती थी। तो ये एक डिफरेंस हो गया। तो बेटे ऐसे करके ना काफी सारे डिफरेंस में प्लांट और एनिमल सेल्स की टेबल में आपको नोट्स में भेज रहा हूं। तो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल का डिफरेंस, ठीक है, स्ट्रक्चर वगैरह दोनों के डायग्राम बना लेंगे, और साथ में ये वैक्यूल्स। तो ये चैप्टर बेटा आपका यहाँ पे खत्म हो गया है। हाँ मुझे पता है एक टॉपिक बच गया है जो कि लास्ट टू लास्ट ईयर ऐड हुआ था, माइटोसिस और मियोसिस। सेल डिवीजन प्रोसेस होती है बेटे, वो ज्यादा नहीं है, दो लाइन ही आपके बुक में ऐड की गई है, ठीक है, अभी रिसेंटली ही ऐड हुई थी वो, लेकिन वो ज्यादा खास इतने हैवी नहीं है, पेपर में ज्यादा पूछे भी नहीं जाते हैं। उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे जब हमारी क्लासेस ऑफलाइन होंगी, ठीक है। तो पहले इसको करो, यहां तक करो अच्छे से। अच्छा अब आपने क्या करना है बेटे, जिन बच्चों ने भी ऐसे किया है, 9th के सभी बच्चे ध्यान से सुन लेंगे बेटे, आप लोग सबसे ज्यादा लीनियंट चल रहे हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा लीनियंसी जो है वो 9th क्लास ही दिखा रही है बेटे। जितने मैंने लेक्चर्स करवा दिए हैं उनको अच्छे से देखो, बैठो, नोट्स बनाओ, रजिस्टर में कॉपी करो और मुझे सेंड करो। काफी सारे आपकी क्लास के बच्चे, ऐसी बात नहीं है, भेज भी रहे हैं मेरे पास, रेगुलर भेज रहे हैं वो बच्चे, ठीक है। लेकिन जो बच्चे नहीं भेज रहे हैं ना बेटे, वो प्लीज अपना होमवर्क करो, सेंड करो उसको। क्योंकि देखो यदि ऐसे ही चलता रहेगा, ये तो है नहीं कि आप घर बैठ के फिर पढ़ाई छोड़ दोगे, है ना, कोई आपसे पूछने भी नहीं आएगा घर पे, ठीक है, कि तुम पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। समझ में आ रही बात। तो मैं फिर से कह रहा हूँ बच्चे, आप लोगों का कैरियर है, ठीक है, आप लोगों ने ही करना है। समझ में आ रही है बात। तो इस बात को जितना जल्दी समझ लोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा बेटे, ठीक है। अपना एक एम बनाओ कि हाँ सर मैंने रेगुलर बेसिस पर, आप पता क्या कर रहे हो, आप लोग स्कूल्स के जो क्लासेस आ रहे हैं ना मॉर्निंग में, आप उन्हीं का काम पूरे दिन लिखते रहते हो, रजिस्टर्स भरते रहते हो, ये कर रहे हो आप लोग। जो इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं ना बेटे, वो सबके सब क्वेश्चन आंसर्स मैं सेंड कर रहा हूँ आपके पास, ठीक है। इस चैप्टर के प्रिंटेड जो है क्वेश्चन आंसर्स, जितने भी एनसीईआरटी के टेक्स्ट के इंटेक्स्ट के हैं, वो सारे क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपके पास सेंड कर रहा हूँ सोल्ड, ठीक है। इतना पका पकाया खाना आपको मिल रहा है, ठीक है। अब उसके बाद भी यदि आप लोग उनको लर्न नहीं कर पाते हो ना बेटे, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर आगे, ठीक है। तो उनको लर्न करो आप लोग अच्छे से, ठीक है। और बिल्कुल रेगुलरिटी अपनी बनाओ, घर पे एक रूटीन बना लो। ये नहीं है कि सर मन किया तब सो गए, मन किया तब उठ गए, ठीक है, पूरे दिन फोन में ही लगे रहे कि छुट्टियां चल रही। बेटे छुट्टियां नहीं चल रही, छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं। इस बात को भूल जाओ कि अभी तुम्हारी छुट्टियां चल रही है, ये छुट्टियां नहीं है, ये आपका समय खराब हो रहा है, आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट हो रहा है ये, यदि आप लोग नहीं पढ़ रहे इस टाइम के अंदर, तो ठीक है। छुट्टियां वगैरह कुछ नहीं चल रही, आप कोई हॉलीडे थोड़ी चल रहे हैं कि आप पिकनिक पे आए हो आराम से घर में, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग बेटे आराम से, मुझे पता है कुछ बच्चे हैं बड़े ही 9th क्लास के वो हैं जो भेज ही नहीं रहे काम करके टाइमली, तो अच्छे से देखो, लर्न करो, ठीक है। एक एक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक है ना, देखो मैं आपको रेगुलर वीडियोस दे रहा हूँ, ठीक है। सुबह वीडियो बनाते हैं, उसके बाद एडिट वगैरह सब कुछ करना होता है, 6-7 घंटे लगते हैं एक वीडियो तैयार करने में, ठीक है। तो इतनी देर काम कर रहे हैं बेटे, हम 8 घंटे 10 घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हमारे लिए छुट्टी है? तो आप लोगों के लिए भी छुट्टियां नहीं है। अब हम 8-10 घंटे कर रहे हैं, तो आप केवल 1 घंटा निकाल के ऐसा नहीं कर सकते, वो भी 2 दिन में 1 घंटा निकालना होता है, क्योंकि अल्टरनेटिव डेज क्लास आती है।
48 आवर्स में आपने सिर्फ 1 आवर निकालना होता है, सिर्फ और सिर्फ 1 आवर। और आप कहोगे सर बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, स्कूल का भी काम होता है, ठीक है बहुत अच्छी बात है बेटा, मैं नहीं कह रहा कि नहीं होता, ठीक है। तो आपके 5 सब्जेक्ट है, ठीक है। अब 5 सब्जेक्ट्स लगा लो, तो उसमें से भी उनकी भी ऐसी क्लासेस आती होंगी डेली, तो वो है नहीं कि सर डेली आपको एसएसटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स डेली पढ़ाई जा रही होंगी, ऐसा भी कुछ नहीं होगा। तो भी कोई बात नहीं बेटर, अपना रूटीन बनाओ। जैसे आज 1 घंटे साइंस कर ली, मैथ्स कर ली, अगले दिन इंग्लिश और एसएसटी 1 घंटे कर ली, 1 घंटे, ज्यादा देर नहीं लगेगी। अब 4-5 घंटे भी मिनिमम निकालते हैं दिन के अंदर, तो भी आराम से इजीली हो जाएगा। सिर्फ 4 घंटे 5 घंटे निकालेंगे तो भी। समझ में आ रही बात? तो इनको अच्छे से करो, रेगुलर रहो, ठीक है। तुरंत कोई भी डाउट आए, कोई पॉइंट समझ में नहीं आए, तुरंत मेरे पास मैसेज करो, मैं आपको कॉल कर लूंगा, या फिर आप मेरे से कॉल करके पूछ लो कि सर ये डाउट है, ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया मेरे, जो भी चीज है बेटे, लेकिन डिस्कस करो, इनको करो जल्द से जल्द, ठीक है। जब इनको कर लोगे ना बेटे, फिर आगे का प्रेशर कम हो जाएगा आपका। ये मत करो कि कहीं से कोई भी वीडियो खोल के ऐसे देखे जा रहे हो लेक्चर्स, कभी माइंड डाइवर्ट किया हुआ है, कभी वो देख लिया, कभी ये देख लिया, ऐसे मत करो। माइंड को पहले स्टेबल करो कि हाँ सर मैंने रेगुलर यही लेक्चर्स देखने हैं और मैं यहीं से अपनी बायो का ये चैप्टर मैंने यहीं से पूरा करना है, तो उसको सीरियस तरीके से करो बेटे, ठीक है। अब है ना वो टाइम ही है, 1 महीना हो गया पूरा, समझो बात को, ना कुछ सिलेबस कम होने वाला है, वो उतना ही रहेगा। सब कह देंगे जो ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवाई देती, स्कूल भी कह देंगे, ठीक है, ट्यूशंस पे हम भी कह देंगे। समझ में आ रही है बात? तो ऐसा मत करो बच्चे, ठीक है। तो आप लोगों का ही टाइम खराब होगा, इनको करो प्रॉपर तरीके से, इसको पूरे चैप्टर की थ्योरी को आज ये केवल 1 लिखना है, केवल इसको लिखो, और फिर स्टार्टिंग से ना हाफ चैप्टर को रिवाइज करो। इस जो नोट्स बनाया आपने इसी में से, तब तक मैं क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगा आपके पास, ठीक है। फिर क्वेश्चन आंसर को लर्न करना स्टार्ट करो, ऐसे करना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर बेटे हम मोशन या मैटर इन आवर सराउंडिंग में से, या तो फिजिक्स का मोशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे या मैटर इन आवर सराउंडिंग करेंगे, ठीक है। आप लोग मेरे पास मैसेज करके बताओ सारे बच्चे की सर कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है, ठीक है। आप लोग सब बच्चे कम से कम मैसेज करके मुझे बताओ व्हाट्सएप की, सर ये वाला चैप्टर स्टार्ट कर दो पहले, मैटर इन आवर सराउंडिंग और मोशन, बस इन दोनों में से ही ऑप्शन है। बस ये नहीं है कि सर पीछे से लास्ट चैप्टर स्टार्ट कर दो, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। मतलब जो फर्स्ट चैप्टर जो आपके स्कूल में चल रहे हैं वहीं से आपने बताना है, ठीक है भाई। तो इनको करो अच्छे से, ठीक है बेटे, चलो ओके, थैंक यू, बाय।